हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका जो पेपर नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, या फिर जिसको आप केवल जियोग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। आप चाहे एमए में हैं चाहे बीए में हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं या फिर कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? अरब भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में योगदान लिखिए। ठीक है, चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपसे इतना गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, लिखा गया है अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वीं से 13वीं शताब्दी का काल अरब भूगोलवेत्ताओं का काल माना जाता है। भैया, जो 8वीं से 13वीं शताब्दी का जो काल था, ये काल किसका माना जाता है? अरब भूगोलवेत्ताओं का काल माना जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जहां एक और रोमन काल का अंत यूरोप में अंधयुग ले आया। जहां भैया जब रोमन काल का अंत हो रहा था, यूरोप में क्या लाया था? अंधयुग। अंधयुग एक ऐसे युग को कहते हैं, एक ऐसे काल को कहते हैं जहां पर ज्ञान विज्ञान के बारे में जरा सा भी जो है लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। ज्ञान विज्ञान के सेक्टर में जरा सा भी योगदान लोगों का नहीं दिया गया। लोग धर्म ग्रंथों पर, धर्म से संबंधित चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है ना, वहाँ ज्ञान विज्ञान के प्रचार में कोई भी फोकस नहीं किया गया था। ठीक है, वही कह रहा है कि जहां एक और रोमन काल का अंत यूरोप में अंधयुग लाया, वहीं इस दौर में 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के काल में अरब जगत के विद्वानों ने ज्ञान की मशाल जलाए रखी और ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि अरब भूगोलवेत्ताओं ने गणितीय भूगोल, ठीक है ना, अरब भूगोलवेत्ताओं ने गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी भैया, जो आपके अरब भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने क्या किया? किस सेक्टर में ज़्यादा योगदान दिया? अपना गणितीय भूगोल में, भौतिक भूगोल में और प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में। ठीक है ना, आगे लिखा गया है कुछ अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान निम्नलिखित है। भैया, कुछ जो इम्पोर्टेंट अरब भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, पहले हैं आपके इब्न हाकल। इनका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अबुल कासिम इब्न हाकल इनका पूरा नाम था। क्या था? मोहम्मद अबुल कासिम इब्न हाकल ना। इन्होंने उत्तरी मेसोपोटामिया के निस्बिश में पैदा हुए थे। ये कहाँ हुए थे? उत्तरी मेसोपोटामिया के निस्बिश में इनका जन्म हुआ था। और इसने जो है अपने जीवन के तकरीबन 30 साल, कितना? 30 साल, 30 वर्ष भैया एशिया एवं अफ्रीका की यात्राओं में बिताए थे, तथा जो भी देखा था उनका विवरण क्या किया था भैया? प्रस्तुत किया था। यानी जो इब्न हाकल महोदय हैं, इनका जन्म जो है मेसोपोटामिया के निस्बिश में शहर में हुआ था। ठीक है ना, निस्बिश में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन का लगभग 30 वर्ष जो है, 30 साल एशिया और अफ्रीका की यात्राओं में बिता दिया, और जो भी अपने आंखों से देखा, जो भी चीज़ें उनको दिखाई दी, उनका उसने क्या किया भैया? विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है ना। इब्न हाकल की पुस्तक का नाम, यानी जो इब्न हाकल की पुस्तक है उसका नाम क्या है? सूरत अल अर्ज है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का चेहरा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, शॉर्ट टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके संपर्क में जो भी ये पढ़ने वाला हो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे हमारे जो भैया अरब भूगोलवेत्ता थे, उनका क्या नाम था? इब्न सीना। ठीक है ना, देखिए लिखा गया है इब्न सीना, जिसे जो है लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? अबिसिन्ना कहते हैं। अबिसिन्ना के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये फारस का रहने वाले एक बहुविद्याविद थे। ठीक है ना, काफ़ी मतलब
विद्यमान व्यक्ति थे, उनका मुख्य कार्य जो है चिकित्सा के क्षेत्र में है। यानी इनका जो मुख्य कार्य है वो किसके क्षेत्र में है? चिकित्सा के क्षेत्र में। उसने भैया अपनी पुस्तक जो लिखी थी, क्या नाम था लिखा था? द बुक ऑफ हीलिंग के रूप में अपना चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी योगदान इन्होंने दिया वो कार्य अपना लिखा है। ठीक है, यह पहला चिकित्सा विज्ञान कोश है। यानी जो भैया द बुक ऑफ हीलिंग जो है वो पहला चिकित्सा जो है विज्ञान कोश है। ठीक है ना। भूगोल के क्षेत्र में उसके योगदान खगोल की अर्थात गणितीय भूगोल में थे। ठीक है ना, गणितीय भूगोल में इन्होंने अपना खगोलिकी और गणितीय भूगोल में इन्होंने अपना योगदान दिया था। आगे क्या कह रहा, इन्हें अरब भूगोलवेत्ता का पितामह भी कहते हैं। यानी अरब जगत का भूगोल का पिता भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरब जगत के भूगोल का पिता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने अरबी भाषा में विश्वकोश की रचना की। क्या किया इन्होंने? अरबी भाषा में विश्वकोश की रचना की, जिसमें भौतिक भूगोल के खासकर पर्वत निर्माण, मिट्टी निर्माण आदि विषयों पर भैया वर्णन प्रस्तुत किया है इन्होंने। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगले हमारे जो भैया भूगोलविद थे वो क्या थे? अल बरूनी। ठीक है ना, यह मोहम्मद गजनवी के बुलावे पे भारत आया था। यहाँ रहकर, ठीक है ना, किताब उल हिंद की नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में हिमालय की तराई में पाए जाने वाले जलोढ़ निक्षेपों के गोल पत्थर का जो है इन्होंने वर्णन किया है। यानी अल बरूनी जो थे ये भैया महमूद गजनवी के बुलावे पर भारत आए थे। यहाँ रह करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। इसमें इन्होंने हिमालय की तराई में पाए जाने वाले जलोढ़ निक्षेपों के गोल पत्थरों के बारे में वर्णन किया है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसने अपनी पुस्तक रिसालाह में दिन एवं रात की लंबाई में होने वाले अंतर, यानी इन्होंने अपनी पुस्तक पुस्तक की क्या नाम थी? रिसालाह में दिन और रात में होने वाले लंबाई में, ठीक है ना, दिन और रात की होने वाली लंबाई में जो अंतर है, ठीक है ना, उसको भी इन्होंने बताया। और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होने के बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है ना। इन्होंने जो है उषा और संध्या, ठीक है ना, उषा और सांध्य प्रकाश के कारणों को भी बताया कि जब सूरज क्षितिज में 18 डिग्री नीचे होता है तभी ये प्रकाश की किरणें जो हैं भैया आकाश में बिखरती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, इब्न बतूता। ठीक है ना, अगले हमारे भूगोलवेत्ता कौन थे? इब्न बतूता। इनको अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लगभग भैया 75,000 मील की यात्रा की थी। ठीक है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान आया था। यानी जो भैया इब्न बतूता हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है भारत आए थे। इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। तुगलक ने इनको दिल्ली का कोतवाल और फिर बाद में चीन में तुगलक साम्राज्य का राजदूत भी बनाया था। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने यह संकेत दिया था कि विषुवत रेखा के आसपास जलवायु उतनी विषम नहीं है। इनकी एकमात्र पुस्तक इनकी यात्राओं का विवरण है, जिसे रेहला के नाम से जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसमें इनकी यात्राओं का विवरण मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेहला कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगले हमारे भूगोलवेत्ता कौन थे? अल मसूदी थे। ठीक है ना, कौन? अल मसूदी। इन्होंने ये अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे। भैया जो आपके अल मसूदी हैं अपने समय के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया और इन्होंने कैस्पियन सागर में नौ संचालन करके यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक मंद सागर है। यानी भैया कैस्पियन सागर में इन्होंने नौका संचालन करके यह निष्कर्ष निकाला था, यह बताया था कि भैया जो यह सागर है वह एक धीमी गति का सागर है, धीमी कर रहे हैं, यह एक बंद सागर है। ठीक है ना, क्लोज सी है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना। इन्होंने नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना और निष्कर्ष में बताया कि महासागरों में पाए जाने वाला लवण का जो संबंध है वो स्थलीय भाग से है। ठीक है ना, इन्होंने यह बताया था कि भैया महासागरों में पाए जाने वाला जो लवण है वो स्थलीय भाग से संबंधित है।
ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, सागरीय जल में विभिन्न रंगों के पाए जाने वाला मुख्य कारण लवणता की भिन्नता एवं वनस्पति की उपस्थिति को माना था। इन्होंने जो सागरीय जल में विभिन्न प्रकार के रंग, यानी जो सागरीय जल विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं, इन्होंने यह बताया कि इसका मुख्य कारण क्या है, जल में पाई जाने वाली लवणता एवं भिन्न भिन्न जो है वनस्पतियां जो देखने को मिलती हैं उसका एक कारण है। इसी वजह से जल अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं भैया। अल याकूबी थे, छोटे हमारे विद्वान जो थे अल याकूबी। इन्होंने पश्चिम एशिया एवं भूमध्य सागरीय अफ्रीका के देशों के नगरों का भूगोल लिखा है। इन्होंने क्या किया था कि भैया पश्चिम एशिया एवं भूमध्य सागरीय अफ्रीका के देशों के नगरों का भूगोल लिखा। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। आपके अगले कौन थे, अल बल्खी। ठीक है ना, अल बल्खी। इन्होंने क्या कह रहे हैं, इन्होंने अरब व्यापारियों से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करके विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र किताबुल अस्काल की रचना की। भैया इन्होंने अरब व्यापारियों से जलवायु संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित किया और विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र बनाया, जिसका नाम क्या रखा भैया, किताबुल, ठीक है ना, किताबुल अस्काल नाम दिया उसका। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगले हमारे जो हैं इब्न खालदून है। ठीक है ना, इसमें लिखा गया है, इन्हें अंतिम महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेत्ता माना जाता है। क्यों माना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने अपनी पुस्तक मुकद्दिमा में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का वर्णन किया है। ठीक है ना। आगे इनके अनुसार उष्ण जलवायु के निवासी, जो भैया उष्ण जलवायु है वहाँ के निवासी जो है काफ़ी लापरवाह और सुस्त होते हैं, जबकि समशीतोष्ण के जलवायु को रहने वाले लोग फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। यानी इन्होंने बताया, इनके अनुसार अगर माना जाए कि भैया जो उष्ण जलवायु के निवासी हैं, मतलब ऐसे लोग जो उष्ण जलवायु में निवास करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त और लापरवाह होते हैं, और जो समशीतोष्ण जलवायु में निवास करते हैं बहुत ज़्यादा फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। ठीक है ना, इनके अनुसार इब्न खालदून ने बताया था। ठीक है, इनका विश्वास था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता अधिक है। मतलब इनका यह मानना था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जो है उत्तरी गोलार्ध में लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध की जनसंख्या क्या है, अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध की जनसंख्या क्या है, कम है। इन्होंने ये बताया था। ठीक है, इनको प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने मानव पर्यावरण सह संबंधों को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर इतना क्लियर है तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।